नमस्कार। जीविता टीवी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एनपी सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी के 25 वर्ष पूर्व होने के उपरांत ये एक वैदिक नेचर क्योर यानी कि वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा की एक श्रृंखला चलाई जा रही है और उसका ये नया सेशन है जिसमें आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग बड़ी तन्मयता के साथ इसके जुड़े हैं और इस कितनी लंबी कड़ी में। और आज हम लोग विषय करेंगे पर चर्चा करेंगे जो कि वैदिक नेचर क्योर की जब बात करते हैं तो हमारी दिनचर्या क्या होती है, या अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की भी बात करें या प्रमोटिव हेल्थ केयर की बात करें तो हमारी जो दिनचर्या है उसकी हमारी भूमिका क्या हो रही है। यानी डेली रूटीन जब हम करते हैं, जो हमारी कुछ चीज़ें हैं जो आवश्यक होती हैं, जो हम हर दिन करते हैं दिनचर्या, उसकी जो कुछ बिंदु हैं जो हमारे उसको हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर के रूप में भी देख सकते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है और आग्रह है, और अब तो विश्वास भी है कि आप और इसको शेयर करेंगे जिस तरह आप कर रहे हैं, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और भविष्य में और क्या जानना चाहते हैं, किस विषय पर जानना चाहते हैं, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि अब ये कड़ी बहुत जल्द ही समाप्त की ओर हम बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात जो कि जैसा कि कई लोग पूछ रहे थे और कई लोगों ने संपर्क भी किया, तो मैं बता दूं जुलाई के बाद अगस्त के आसपास हम लोग पंचकोश, पंच प्राण पर और हमारे जो नाड़ी विद्या है, नाड़ी चिकित्सा, जो अलग अलग नाड़ियाँ हैं उसके माध्यम से कैसे हम चिकित्सा करेंगे, और उसके साथ सूची विज्ञान पर भी हम लोग उस पर अलग अलग पाठ्यक्रम चलाएंगे। तो इस पर जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वह उस पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं, और बहुत हो नॉमिनल चार्ज से हम लोग करेंगे, और उस पर हम हर तरह के प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वो क्लास होगी, तो उससे जो जुड़ना चाहेंगे जुड़े। अब हम लोग आज के विषय पर करें तो जब हम दिनचर्या या सिर्फ दिनचर्या की बात नहीं करते, दिनचर्या तो हम मानते ही है या डेली लाइफ रूटीन हम फॉलो करते हैं, जो जिस रूप में फॉलो करता है वो उसकी बात है, या यूँ कहें कि जिसको जिस तरह लगता है सही, या जो चीज़ जिनको सुटेबल महसूस होता है उस तरह करते हैं। लेकिन हमारी परंपरा में उसको बहुत बार हम रिचुअल्स बोल देते हैं, धर्म के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन हमारी कुछ परंपराएं हैं, उस पूरा विज्ञान पर को परंपराएं हैं, वो रूढ़ियाँ नहीं है। वो परंपरा इसलिए बनाई गई थी कि उसके माध्यम से हम लोग स्वस्थ रह सकें और रोग से अपने आप को बचा सकें। यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट जो था हमारे डेली रूटीन में था। तो उस पर हम एक एक चीज़ पर चर्चा करें, और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि आज उनमें से कई चीज़ों को हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो उसमें अगर हम सुबह अगर की बात करें तो शौच से, और शौच के लिए आज एक नॉर्मल चीज़ हो गई है कि बेड टी के साथ लोग जाते हैं, और बेड टी कब, जब भी सो के उठे तभी उनको बेड टी चाहिए और उसके बाद वो शौच के लिए जाएंगे। लेकिन हमारी परंपरा में है, या आज की तारीख में अगर हमारे उस सीरीज को देखेंगे, सर्काडियन रिदम को या सर्काडियन साइकिल को, तो इसके हिसाब से ये ज़रूरी है कि आप 7 के बहुत पहले, 6 बजे 7 बजे या उससे भी पहले शौच अपना कर लीजिए, ताकि उस समय आपके शरीर का जो सर्काडियन रिदम होता है या बायोलॉजिकल एनर्जी जो होती है वो लोअर एब्डोमेन पे रहती है। तो उस समय आप शौच में जाएंगे तो स्टूल पास बहुत सहजता से होगा, क्योंकि आपको एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। एनर्जी वहाँ पे ऑलरेडी, बायोलॉजिकल एनर्जी उस समय, नेचुरल कॉल या नेचर उस समय तैयार है कि उस समय उसको साफ करे। अगर उस समय को आप पार कर जाते हैं तो वही जो सुबह थोड़ा सा अर्ज होता है, बाद में वो अर्ज अपने आप चला जाता है, और बाद में आपको महसूस होता है कि अब आपको तो इच्छा ही नहीं हो रही शौच में जाने के लिए। और वो शौच का ये इरेगुलरिटी जाना और शौच को नॉर्मली पास न करना बाद में कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है। तो इसलिए ये जो चीज़ है कि हम सुबह जल्दी उठें, अपने इस रिदम को मेंटेन करें, और नहीं करने के बाद बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सी असुविधाएं भी हो सकती हैं। लेकिन आज के लाइफस्टाइल हम लोग बहुत लोग इस चीज़ को नहीं फॉलो करते, और बोलते भी हैं कि हम तो सब ठीक कर रहे हैं, फिर हमारे साथ क्यों रोग होता है। तो रोग सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कितना एक्सरसाइज किया, क्या क्या खाया, आपने शरीर को सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या को किस तरह मेंटेन किया, ये उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर आपके शरीर में पहले से ही बहुत कुछ चीज़ आपने डाल रखा है तो बाहर से कुछ भी डालेंगे वो आपके लिए
उतना लाभदायक नहीं होगा। तो शरीर से जो निष्कासन की प्रक्रिया है उसका भी एक अपना विज्ञान है, उसका भी एक अपना अंतराल है और उसका भी एक समय है। तो उस हिसाब से उसका भी शरीर के साथ शरीर से बाहर निकल जाना आवश्यक है। अगर आप समय निकल जाता है तो वही चीज़ें बाद में निकालने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ता है और कभी कभी नहीं भी निकल पाता। तो वो जो वर्ज्य पदार्थ है या जो वो वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में रह जाएगा तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं सड़न ही पैदा करेगा और वो रोग का कारण बनेगा। तो बहुत बार होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो नहीं होना चाहिए उसको हम नहीं निकलने देते, चाहे जिस वजह से हो, तो वो हमारे लिए एक रोग का कारण होता है। दूसरा हम आ जाए तो शौच के बाद कि सुबह हम लोग जो ब्रश करते हैं या ठेठ हिंदी में कहे तो दांत की सफाई करते हैं, ये एक तो चीज़ है। अब हमारी परंपरा में है एक दातून का प्रचलन रहा है, कोई बबूल का करता है, कोई नीम का करता है या कोई किसी और चीज़ का करता है, लेकिन पेड़ की टहनी को लेके करता है। आज हम लोग टूथब्रश यूज़ करते हैं और वही टूथब्रश जो करते हैं हर दिन धो के दोबारा उसी को करते हैं। हम बहुत ज़्यादा हाइजेनिक, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके बहुत सहज रहते हैं, सतर्क रहते हैं, या यूँ कहें कि वेस्टर्न जो अप्रोच आया है कि हम हर चीज़ को सफाई के साथ, खाना चम्मच के साथ खाएंगे, हाथ से नहीं खाएंगे, इस चीज़ में हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सफाई से हैं ताकि बाहर के कीटाणु हमारे अंदर नहीं आ जाए। लेकिन जब दांत की सफाई करते, ब्रश करते हैं, तो टूथ ब्रश एक बार जो दांत में जाता है निकलने के बाद दूसरे दिन वही जाता है, तीसरे दिन यही जाता है। ये हम आज की तारीख में ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। लेकिन हमारी जो परंपरा रही है दातून की, वो एक दातून एक दिन यूज़ हुआ, दूसरे दिन नए दातून हो गए और वो भी फ्रेश पेड़ से या टहनी से निकाले जाते हैं ताकि उसके अंदर जो प्लांट जो उसके मतलब प्लांट की जो फ्लूइड है वो हमको डायरेक्टली मिलेगी और कहीं ना कहीं दांत की सफाई के साथ साथ हमारे शरीर के पीएच बैलेंस को वो मेंटेन करेंगे। और हमारे अंदर की, चूंकि हम सुबह खाली पेट उठते हैं तो बेहतर है कि वो हमारे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज भी करती है वो दातून। आज विदेशों में अब दातून के प्रचलन हो गया, लेकिन हम उस दातून को बैकवर्ड मानते हैं। अगर कोई दातून यूज़ करता है तो उसको हम थोड़ा सा मानते हैं कि वो पिछड़ा है या गंवार है। ये एक माइंडसेट हो गया है। तो ये अपने माइंडसेट से ही आप सोचिएगा कि जो लोग इस माइंडसेट को सोचते हैं क्या सचमुच वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। दातून नहीं करके अगर अपने आप को एडवांस समझना है और दातून करके अगर आपके शरीर के पीएच बैलेंस ठीक हो रही है, रात भर के खाए हुए जो एसिडिटी जो होती है उसको न्यूट्रलाइज आप कर सकते हैं, तो उस वो सही है या आप जो सोच रहे हैं ये है। तो दातून एक बहुत बड़ा हमारे लिए ये है कि हम फ्रेश चीज़ से कर रहे हैं जिसमें पे प्लांट फ्लूइड हमको मिल रही है और कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जो एसिड सिक्रीशन अगर स्टोमक में है तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होगा और हमारे पीएच बैलेंस को ठीक करेगा। दूसरी एक चीज़ और कह दूं कि शौच के पहले लोग भेट्टी की बात जो मैंने कही, बेहतर है कि आप, बेहतर क्या, ये आवश्यक भी है कि आप गुनगुना गर्म पानी पियो और टेम्परेचर उसका इतना ही हो कि जितना जीभ को गर्म ज़्यादा नहीं लगे, महसूस हो कि गर्म है, उसमें उष्णता है, उष्मा है, लेकिन वो जलन ना पैदा करे। तो उस स्तर पर है कि सहने योग्य हो जीभ को। तो वो उष्मा ज़्यादा करेंगे तो वो अंदर ये होगा और ठंड करेंगे तो भी ठंडी रहेगी तो भी प्रॉब्लम है। तो उष्मा उतनी ही होनी चाहिए। तो वो पानी पीजिए, दातून का व्यवहार कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब दातून के बाद जो सुबह का हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वो बेहतर है कि आप हल्का हो लेकिन ज़्यादा पौष्टिक हो, जिसमें मिनरल्स ज़्यादा हो। मिनरल्स अगर ज़्यादा आप लेते हैं उसमें, और बेहतर हो कि जो फ्रेश फ्रूट और उस तरह की चीज़ें होती है, तो आप एनर्जी बहुत क्विक करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। तो आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, शरीर में एनर्जी ज़्यादा रहेगी और आप कहीं ना कहीं शरीर के हर सिस्टम को पोषण क्विक पहुंचाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा लेबर के। क्योंकि हेवी खाना खाएंगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे तो डाइजेशन करने में समय लगेगा और वो कहीं ना कहीं आपको एक लेथर्जी भी लाएगी। तो वो बहुत ज़रूरी है। अब जो चीज़ आते हैं कि हम सारे दिन पानी पीते हैं, पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके पहले या पानी का यूज़ हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं सुबह पीने से। वो मैंने कह दिया कि गर्म पानी, जब आप दातून कर रहे हैं उस समय भी पानी का यूज़ करते हैं ताकि दातून करने के बाद अच्छे से उसके जो भी
रेशे या जो भी है मुंह में निकल जाए, कहीं फंसे ना रह जाए, दांतों की सफाई हो जाए और दांत के अंदर से सलाइवा का सिक्रीशन नॉर्मल हो, तो उसके बाद सफाई हो जाए। उसके बाद हम जब स्नान में जाते हैं, स्नान बहुत आवश्यक है। और स्नान आवश्यक इसलिए है कि जितना आपके जीवन के लिए भोजन है, हवा है, पानी है, लेकिन स्नान भी उतना जरूरी है या कहीं कहीं उससे आवश्यक है। सिर्फ स्नान करने का तरीका अगर आप सही सीख लें तो बहुत तरह की असुविधाओं से या बहुत तरह की तकलीफों से आप बच सकते हैं, क्योंकि स्नान एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप अपने शरीर के सबसे बड़े ऑर्गन या सबसे बड़े अंग को यूज करते हैं। उसके माध्यम से आपके शरीर के सारी चीज़ों को या शरीर के अंदर के ऑर्गनों को आप प्रभावित करते हैं। और शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन, त्वचा। यानी आप त्वचा की जब धुलाई करते हैं, पानी देते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं जो मेडिकल भाषा में हम लोग कहते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेटेशन। तो इसकी वजह से शरीर के अंदर की जो भी वर्ज्य पदार्थ है या जो भी टॉक्सिन है वो बॉडी की स्किन के सतहों पर धीरे धीरे आने लगती है। और वो आती है किस माध्यम से? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेटेशन, यानी हमारी जो ब्लड खून की या रक्त की नलियां हैं उसके अंदर कभी संकुचन और कभी फैलाव आता रहता है इसकी वजह से, और वो अंदर से बाहर की तरफ आती हैं। तो कहीं ना कहीं कि ब्लड का सर्कुलेशन भी नॉर्मल होता है। कई हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं एक्टिव हो जाते हैं, जो हर समय एक्टिव नहीं होते हैं। तो नहाने की प्रक्रिया भी सीखनी होती है कि हम कैसे नहा रहे हैं, पानी कैसे डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, वो चीज़ है। लेकिन जब आप ये करते हैं तो इसकी स्किन के ग्लो भी होती है, शरीर के अंदर से वर्ज्य पदार्थ भी चले जाते हैं, और शरीर के जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं तो हर एक ऑर्गन या हर एक अंग में कहीं रक्त संचालन की प्रक्रिया बढ़ती है। तो वो नॉर्मल, वो ऑर्गन जो भी है या वो अंग जो भी है, उसके फंक्शन में या उसकी क्रियान्वयन में या उसकी जो कार्य पद्धति है उसमें थोड़ा सा उसके जो कार्य पद्धति है वो पहले से और बेहतर होती है, या उसके अंदर भी थोड़ा सा हम सकारात्मक पहलू ले आते हैं सिर्फ स्नान से और पानी शरीर पर डालने से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप स्नान जब कर रहे हैं तो उसको कैसे करें, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि स्नान के लिए सबसे बेहतर है कि जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर, तापक्रम बहुत है। तापक्रम ऐसा होना चाहिए कि बॉडी के टेम्परेचर से कम होनी चाहिए। ठंड पानी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ठंड नहीं हो कि आपको ठंड में मतलब शरीर गला दे। तो टेम्परेचर इतना भी ठंड नहीं होना चाहिए। बॉडी जितना ठंडा सह सकता है उससे कम ना हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो बेहतर है। यानी ठंडे जब पानी करेंगे तो वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, उसके रिवर्स में जो वैसो डायलेटेशन होगा तो आपके शरीर से जितने भी अंदर की वेस्ट प्रोडक्ट है वो सतह पर आने लगती है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि शरीर के थर्मो रेगुलेशन के लिए, यानी शरीर के तापक्रम को नियंत्रण करने में ये बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि हम हर दिन जब काम करते हैं, कभी शरीर में कोई कपड़ा ढक के रखते हैं, पसीना होता है, जाड़ा में गर्म कपड़े पहन के रखते हैं हमारे सर्दियों में, और कभी कभी हम लोग एसी में भी रहते हैं। तो इसके हिसाब से शरीर की जो तापक्रम की प्रक्रिया है, जो इस परिवेश में जैसे रहते हैं उसके हिसाब से बदलती रहती है। और हम फिर अलग परिवेश में आते हैं तो शरीर का तापक्रम फिर बदलता है। यानी हर समय शरीर को हम एक थर्मो जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको एक स्ट्रेस में या एक कंटिन्यूअस एक्टिव मोड में रखते हैं कि हर समय उसका परिवेश बदलता रहता है। लेकिन जब स्नान करते हैं तो ये थर्मो रेगुलेशन रेगुलेट होता है, यानी शरीर के तापक्रम जो नॉर्मल तापक्रम पे आना चाहिए। अगर बॉडी के तापक्रम से कम तापक्रम के पानी से हम नहाते हैं तो वो हमारे शरीर में को थर्मो रेगुलेट करती है, और उसके बाद शरीर सामान्य तापक्रम पे आ जाता है। वो जो शरीर जिस सामान्य तापक्रम पे शरीर अपना सारी प्रक्रिया नॉर्मल करता रहता है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर का तापक्रम जो हम मानते हैं कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और हमारा pH 7.34, ये अगर दोनों मेंटेन हो तो हमारी शरीर की सारी प्रक्रियाएं नॉर्मल करेगी या नॉर्मल फिजियोलॉजी में रहेगी। तो उसके लिए ये स्नान बहुत ही आवश्यक है कि आप स्नान उस तरह करें। सर्दियों में जिनको बहुत ठंडों से परहेज है, या जिनको उम्र ज़्यादा है, या जिनको ठंड लगने से शिकायत होती है या कोई तकलीफ हो जाती है, वो टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हैं। लेकिन गर्म का मतलब नहीं है कि इतनी गर्म हो जाए कि स्किन पे डालते स्किन लाल हो जाए। इसका मतलब वो आपके लिए नुकसानदेह है।
स्किन को, पानी को उतना ही गर्म करें कि पानी की ठंडक मर जाए, शरीर पे डालने पर उस पानी ठंडा महसूस ना हो, बस उतना ही गर्म करें। इतना गर्म ना कर दे कि वो शरीर गिरते ही स्किन को लाल कर दे, इसका मतलब आप स्किन को जला रहे हैं, उसके नीचे के ब्लड वेसल्स को आप कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं, नर्व पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो जरूरी नहीं है, वो न करें। नहाने के लिए कभी कभी गर्म पानी की यूज़ होती है कि वो गर्म पानी से हम हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड हैं यहाँ पे हार्मोन, उसकी सिक्रेशन के लिए बहुत बार हम लोग गर्म पानी को देते हैं, या कभी कभी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी गर्म पानी देते हैं। तो वो स्पेसिफिक कोई कारण है उसके लिए गर्म पानी का यूज़ करेंगे, लेकिन नहाने के लिए अगर कोई कोई एडवर्स कारण नहीं हो तो बेहतर हो कि शरीर के तापक्रम से कम तापक्रम के पानी पे ही आप स्नान करने के लिए बोलिए और स्नान कराइए, और उसके बाद देखिए कि लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि मान लीजिए किसी को ठंड पानी से नहाने में जरा तकलीफ होती है, तो उनके लिए बेहतर है कि जिस जिस तापक्रम पे वो सहज महसूस करते हैं उस तापक्रम के पानी से उनको नहलाना शुरू करिए, और धीरे धीरे 1-1 डिग्री तापक्रम कम करिए, तो वो बॉडी या उनका शरीर उसके हिसाब से एडजस्ट करता जाएगा, और फिर धीरे धीरे आप उनको एक शरीर के तापक्रम से नीचे तापक्रम पर 1-1 डिग्री कम करते करते ले जाएंगे, और ठंडे पानी से नहाने लायक उनके शरीर को बना लेंगे, और फिर आप नहाने की उस प्रक्रिया को चला सकते हैं। तो उनके लिए ये एक अच्छी प्रक्रिया हो सकती है। तो नहाने की बात ये हुई। नहाने के लिए सबसे अच्छे तरीका है कि जब भी आप नहाएं तो पानी पैरों पे डाल लें, इसलिए क्योंकि पानी का तापक्रम चाहे जो भी हो, गर्म हो या ठंडा हो, जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है उससे अगर थोड़ा डिफर है तो वो जो भी टेम्परेचर जाएगी वो आपको उसका रिस्पॉन्स क्विक होगा, नर्व को स्टिमुलेट करेगी। तो बेहतर है कि वो नर्व स्टिमुलेशन डायरेक्टली ब्रेन पे ना दे के हम पेरिफेरल नर्व को यूज़ करें, और पेरिफेरल नर्व के लिए सबसे बेहतर है कि पैर पर देंगे, और पैर पर जब जाएगा तो मेन जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको वो भाया जब मेन नर्वस सिस्टम में जाएगा तो वो उसको रिएक्ट करेंगे, या उसके लिए उनके पास तैयारी रहेगी। लेकिन अगर सीधे सीधे अगर हम सर पे ही डाल देंगे तो बहुत बार हम शॉक की स्टेज में आ जाते हैं, या नर्व कोलैप्स की बात आ जाती है, कभी कभी पैरालिसिस भी हो जाती है, या कभी कभी लोग जस्ट ठंड में अकड़ जाते हैं। तो बेहतर हो कि सर पे ना डाल के पैरों पर डालें, तो वो जो पेरिफेरल नर्व पहला जो अटैक होगा पेरिफेरल नर्व को होगा, तब तक हमारी पूरी नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाएगी कि टेम्परेचर कितना है और किस रूप में हमारे बॉडी को रिएक्ट करना है। तो उतना समय या उतना उसमें मेन जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसको वो मौका देना चाहिए, या वो सेंसेशन वहाँ तक पहुँचे, डायरेक्ट उसी पर हम वो कार्यवाही ना करें। तो ये एक है कि उस तरह डालें, फिर धीरे धीरे आप बेहतर आगे बढ़िए। जैसे आप नाभि में या पेटों पे डालेंगे तो भी आपके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। जो हमारे जननांग है, जेनिटल ऑर्गन है, उसके माध्यम से डाल के हम बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, या जो हमारे शरीर में हीट एक्सेसिव अंदर जमा है शरीर में, जिस भी वजह से जमा है, वो हीट को न्यूट्रलाइज करने के लिए और थर्मो रेगुलेशन के लिए बेहतर तरीका है कि आप जननांगों को, इसके लिए नेचुरोपैथी में अलग स्पेसिफिक बात है जिसको सीज बात कहते हैं, या उसका बहुत प्रोसेस है, वो किसी एक्सपर्ट से सीख के तब उस तरह की करिए। नाभि को भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह करना है, कि ताकि गट ब्रेन एक्सिस की बात मैंने कई बार अपने एपिसोड में कहा है, तो गट ब्रेन एक्सिस को कैसे हम सिर्फ पानी के साथ रेगुलराइज करेंगे या उसको स्टिमुलेट करेंगे, ताकि हम नाभि के माध्यम से ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं और हमारा कहीं ना कहीं थर्मो रेगुलेशन का की जो प्रक्रिया है उसको हम अपना ठीक कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आ जाए कि हम पानी जो है कैसे पीते हैं और कितना पीते हैं। बहुत सिंपल तरीका है कि पानी हम घूंट घूंट करके पिएं, और किसी पात्र में लेके पिएं, ग्लास में लीजिए या किसी में। बोतल लेके, बॉटल में जब हम पानी लेते हैं और उसको ऊपर करके ऐसे डालते हैं तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो आपकी जो गला है ये बहुत स्ट्रेच आउट होता है। आप जब सिप करके पीते हैं और पानी नीचे जाती है तो धीरे धीरे जब पानी जाती है तो यहाँ पे भी पानी नीचे उतरता है, तो यहाँ के मसल्स जो हैं रिलैक्स रहते हैं, या उसको कहीं ना कहीं उसकी भी एक मूवमेंट होती है। और पहले से ही अगर हम इसको स्ट्रेच आउट करके रखेंगे और पानी डालेंगे तो पानी
बाई फोर्स अपने वजह से जाएगी। इस मसल्स को उस समय काम करने के लिए बहुत स्ट्रेच करना पड़ता है मूवमेंट करने के लिए। दूसरी बात है कि जब सिप लेके करते हैं तो अंदर अगर कुछ एयर है तो पानी जाता रहेगा एक तरफ से, धीरे धीरे एयर निकलता रहेगा। अगर सीधे डायरेक्टली ज़्यादा पानी जाएगा तो कभी कभी जो यहाँ पे कभी चोक्ट हो जाती है, लगता है कुछ फंस गया, कि एयर जो है एयर के ऊपर ही जाके पानी गिर गई तो एयर अंदर स्टॉप हो जाता है, पानी जाने में तकलीफ होती है, ये बहुत असुविधा होती है। तीसरी बात है कि जब पानी आप पीते हैं तो हम लोग सिप करते हैं तो दांतों के माध्यम से पीते हैं, तो हमारी जो सलाइवा है या सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलती है उसके अंदर जो हमारे बहुत से ये है जैसे माइलेज है वो हमारे अंदर नहीं जा पाते हैं। अगर आप पानी डायरेक्टली करते हैं तो फिर हम सिर्फ पानी ही पीते हैं, और पानी जब अगर हम दांतों के माध्यम से करते हैं और सलाइवरी से अपने सलाइवा को उसके साथ लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं सलाइवा जब वो जाता है तो हमारे स्टोमक को कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज भी करता है एसिडिटी में, और हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये ज़रूरी है कि पानी हम उतना ही उसी माध्यम से पिए। दूसरी बात है कि पानी हम कितना पिए। ये तो सभी जानते हैं, ये आजकल फॉलो भी करते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद हम नहीं पिए, खाना खाने के तुरंत पहले भी नहीं पिए। बेहतर हो 1 घंटा या 40 मिनट पहले आप पी सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर बहुत पीना है तो थोड़ा सा पी लीजिए कि ताकि मुंह में या दांतों में कुछ लगा हो या गले में लग रहा है कि अंदर कुछ है तो वो नीचे उतर जाए, उतना ही तक। उसके बाद कुछ देर तक कम से कम 30 से 40 मिनट छोड़ दीजिए ताकि स्टोमक की जो एसिड है वो उसमें अपना काम करके न्यूट्रलाइज मैंने अपना काम कर दे, जो भी स्टोमक में जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो हो जाए। उतने देर तक पानी ना डालें ताकि हमारे अंदर की एसिड डाइल्यूट नहीं हो। और जब एसिड का काम हो गया तो इसका मतलब अब खाना स्टोमक के नीचे है, अब उसको नीचे ले जाना है, तब आप पानी डाल सकते हैं कि अगर एसिड कहीं रह गया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए और स्टोमक पे कोई एसिड का असर ना पड़े और खाना नीचे चला जाए। ये एक जरूरी। इसके अलावा पानी सुबह जब आप सो के उठते हैं तब आप पानी की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं, आप 250-300 ml से ज़्यादा ले सकते हैं। जब आपको प्यास बहुत लगी हो उस समय आप पानी ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि प्यास है, शरीर में डिहाइड्रेशन है, जब ज़रूरत है तो जितनी ज़रूरत है शरीर उतनी पानी पीने के बाद ही लगेगा कि अब आपकी प्यास मिटेगी तो उतनी पानी पी सकते हैं। इसके अलावा जब भी पानी ले तो 200 से 250 ml ही पानी पिए, उससे ज़्यादा मत पिए। ये दो समय, एक सुबह खाली पेट और जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पी सकते हैं थोड़े ज़्यादा। लेकिन इसके अलावा जब भी पानी पिए 200 से 250 ml, इससे ज़्यादा ना ले। और पानी एक निश्चित अंतराल पे पीते रहें, क्योंकि शरीर जब तक आपका चल रहा है, शरीर का मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही है शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं, और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं तो अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा है। हर समय आपके शरीर में ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा पैदा हो रही है तो ऊर्जा के साथ वर्ज्य पदार्थ भी निकल रहे हैं, और उस वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालने की हर समय आपके उधर किडनी भी काम कर रहा है, इधर आपके स्टूल इंटेस्टाइन भी काम कर रहा है। तो इस सारे वर्ज्य पदार्थ को ब्लड सर्कुलेशन में भी जा रहा है, तो इसको निकालने के लिए बेहतर है पानी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पानी नियमित अंतराल पे जाना जरूरी है। अगर पानी ज़्यादा नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं जब ब्लड में जाते हैं ब्लड की भी विस्कोसिटी बढ़ती है, ब्लड अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसको फ्लो करना या किडनी को फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, तो किडनी पर प्रेशर पड़ता है। इसलिए पानी नियमित अंतराल पर थोड़े थोड़े जाने चाहिए कि शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं और जो भी आपकी वेस्ट प्रोडक्ट बन के आपके सिस्टम में या ब्लड में जा रहे हैं वो डाइल्यूट होकर निकलते रहें और इजीली होते रहें, हमारे किसी ऑर्गन को एक्सेसिव या अधिक मेहनत ना करना पड़े या एडवर्स, नहीं तो उस पर एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो वो ज़रूरी है कि आप पानी पीते रहें। दूसरी बात है कि पानी लगातार ज़्यादा इसलिए नहीं पी, जैसे हमने कहा कि नियमित अंतराल पर पीना चाहिए, और 2 समय हमने बताया जब आप थोड़ा ज़्यादा पी सकते हैं। इसके अलावा पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे शरीर जो भी पानी एक्स्ट्रा जाएगी वो स्टोर नहीं होती, जो ज़रूरत है वो तो एब्जॉर्ब होगी, और उसके बाद जो एक्सेस है वो सीधे सीधे चली जाएगी, किडनी को फिल्टर करके निकाल देना होगा, यानी पेशाब के माध्यम से निकलेगा। तो ये एक विडंबना है कि पानी ज़्यादा अगर पी रहे हैं आपके शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा, तो भी आप किडनी पर प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि उस पानी को आपको किडनी के माध्यम से बाहर निकालना पड़ रहा है, क्योंकि पानी एक्सेस पानी स्टोर नहीं होगा। तो अगर एक्सेस पानी शरीर में जा रहा है तो भी आप किडनी पर प्रेशर दे रहे हैं, तो ये भी सावधान रहिए। इसलिए पानी को भी आपको समझना पड़ेगा कि आपके शरीर की आवश्यकता क्या है, स्वस्थ रहने के लिए पानी कितना है, कितने अंतराल पे आप पानी लेने पर आपको
किडनी पर ना प्रेशर दे रहे हैं, ना किडनी में पानी का, शरीर में ना पानी का की कमी हो रही है, ना अधिकता हो रही है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और इस आधार पे आप पानी पीजिए। दूसरी बात है कि जो भी हमारे शरीर में पानी जाती है या जो भी होता है, पानी निकलने के मूलतः हमारे दो तीन रास्ते। एक तो हम लोग पेशाब के माध्यम से जाता है, यानी किडनी फिल्टर करती है। कुछ हमारे स्टूल के माध्यम से भी पानी निकलते थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर हमारे किडनी के माध्यम से, यानी यूरेटर के माध्यम से मेनली किडनी फिल्टर करता है। तो किडनी का एक बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा जो है कि हमारे पसीने के माध्यम से भी बहुत पानी निकलती है, और पसीने के माध्यम से निकलती है तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पसीने से निकलने का मतलब है कि हमारे स्किन के जो पोर हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, या वो बहुत उस क्लिनजिंग हो जाते हैं। उनके अंदर जो भी डेब्रिज या जो भी डिपॉजिट होते हैं या जो भी ब्लॉकेज होती है वो निकल जाता है। तो एक तो हो गया कि वो। दूसरी बात है कि जब स्किन के माध्यम से निकलते हैं तो उसके नीचे के जो ब्लड वेसल्स है या ब्लड जो सर्कुलेशन की जो बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको निकालना है। और उसके साथ साथ एक होता है कि शरीर का तापक्रम भी नियंत्रण होता है। तो स्किन एक बहुत बड़ा होता है कि पानी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर वाटर बैलेंस भी करता है। हमारे अंदर छोटे छोटे कैपिलरी, बड़े बड़े ब्लड वेसल्स तो है, छोटे छोटे कैपिलरीज को भी फंक्शनेबल करता है। जो डॉर्मेंट है उसको भी सर्कुलेशन में ले आता है, ताकि वो एकदम डॉर्मेंट ही नहीं रहे, बीच बीच में एक्टिव होते रहें। और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है स्किन का ये बड़ा काम। अब जो लोग एसी में काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका स्किन का ये काम प्रत्यक्ष या परोक्ष रुक जाता है, क्योंकि जब आप एसी में रहेंगे तो पसीने वाले का काम थोड़ा बहुत कम हो जाता है। स्किन को पसीने निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और पसीना नहीं निकलता है तो इंटरनल हीट आपके शरीर में बढ़ता जाता है, क्योंकि उस ठंड से जो एसी की वजह से आपके बाहर का एटमॉस्फेयर ठंड होता है, तो उससे लड़ने के लिए शरीर के अंदर, शरीर अपने आप को हीट अंदर बढ़ाता है, यानी आपके शरीर के अंदर हीट बढ़ती है नॉर्मल हीट से ज़्यादा। और शरीर के अंदर हीट बढ़ने का मतलब है कि वो आपको अभी नहीं तो लॉन्ग रन में ऑर्गन को आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। जैसे तापक्रम बढ़ता है तो बुखार आता है, तो वो इंटरनल हीट है। वो चूंकि जैसे ठंड में हम जाते हैं तो फिर शरीर क्या करती है, अंदर से गर्म करने की कोशिश करती है ठंड से लड़ने के लिए, और गर्मी में क्या करती है, शरीर अपने अंदर की हीट बाहर निकालती है, ताकि हीट को बाहर निकालने की करके ठंडा करने की करती है, ताकि शरीर का तापक्रम बना रहे। तो जब हम एसी में रहते हैं और अचानक अंदर बॉडी उस तापक्रम में अपने को सामंजस्य बैठाने के लिए अंदर हीट निकाल करती है। सामान्य अवस्था में पसीने की वजह से वो निकल जाती है, लेकिन आप ठंड में है तो पसीना होगा नहीं, तो स्किन को हम काम करने नहीं देते और हीट भी उल्टा बढ़ता है। तो उसमें स्थिति में उसमें क्या होगा, किडनी का फंक्शन और बढ़ जाता है, या किडनी पे दबाव और ज़्यादा बढ़ जाती है। किडनी को ही पानी, वो भी जो स्किन के माध्यम से निकलता था, पसीने के माध्यम से भी निकलता था, वो भी किडनी पर के द्वारा करना पड़ता है। तो हम बहुत ज़्यादा अगर एसी में रहते हैं या किसी भी कारण से हम स्किन के जो इस के द्वारा जो वाटर जो हमारा मेंटेनेंस होता था, वाटर बैलेंस होता, उसको अगर रोक देते हैं या वो नहीं करते, तो हम किडनी को ही ज़्यादा एक्सेसिव करते हैं, तो किडनी पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं। दूसरी बात है कि स्किन के चीज़ों को अगर हम दबा देते हैं तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं थर्मो रेगुलेशन भी डिस्टर्ब होता है। अंदर एक हीट बैठ तैयार होती है, और उस हीट को हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए बार बार ठंड की ज़रूरत होती है, और एक रंग में कभी कभी वो बुखार के रूप में निकल भी सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ऐसे टेम्परेचर, ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ टेम्परेचर सडनली बहुत अप डाउन हो रहा है, तो हमको थोड़ा सावधान रहना होगा कि एसी में रहें तो टेम्परेचर इतना भी लो ना कर दे कि बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गैप हो, तो फिर हमारे शरीर के थर्मो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा एडवर्स काम करेंगे, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे ऑर्गन के लिए, हमारे शरीर के लिए भी बहुत इफेक्ट करेंगे। क्योंकि अपने बहुत कम टेम्परेचर में कर दिया तो यानी ठंड ज़्यादा हो गई, शरीर उसके हिसाब से शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट बनाएगा, ताकि उस ठंड में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। और फिर जब आप उससे बाहर निकलेंगे और अचानक वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो आपकी गर्म और ज़्यादा होगी, और फिर शरीर को अचानक बाहर की गर्मी से करने के लिए शरीर को टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, इंटरनल हीट रिडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन हीट लॉस करना उस समय मुश्किल हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि जब पहले ही उसने हीट इतना बढ़ा दिया, वो लॉस करना, तो इस कॉन्ट्रास्ट में कभी कभी हमारे ऑर्गन पर और हमारे शरीर पे बहुत
एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम थर्मो रेगुलेशन को बहुत ध्यान से रखें, और इसके लिए हमारे टेम्परेचर कहाँ किस परिवेश में रह रहे, एसी को भी व्यवहार करना है तो कितना है। और दूसरी बात है कि अगर एसी में रहना है, हमारी आज की लाइफस्टाइल की ज़रूरत हो गई है, या प्रोफेशनल बहुत जगह पे कामों में इसके बिना नहीं रहा जाता, तो आप अपने जो भी वर्कआउट है या अपनी जो भी प्रक्रिया है उसमें ऐसा कुछ रखें कि किडनी पे जो एक्सेस प्रेशर है उसको न्यूट्रलाइज आप स्किन से या तो अपने एक्सरसाइज के माध्यम से करें, या किसी एक्सपर्ट नेचुरोपैथी के डॉक्टर के संपर्क में आके, जो एक्सपर्ट प्राकृतिक चिकित्सक है उनके माध्यम से आके कभी कभी आप अपने बॉडी को इस रूप में डिटॉक्सिफाई कराएं ताकि भविष्य में किडनी पर प्रेशर न आ जाए। ये अगर आपकी लाइफस्टाइल है और इससे नहीं हो पाते और आप वर्कआउट भी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम वीकली या 15 दिन में एक बार आप अपने कम से कम ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में जाइए, ताकि किडनी पर कभी प्रेशर ना आए, किडनी अपना सामान्य काम करना पड़े। और ये छोटा सा कारण है जो लॉन्ग रन में करते करते किसी भी व्यक्ति के किडनी को प्रभावित कर सकता है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है कि आप अपने स्किन द्वारा जो वाटर बैलेंस होता है वो अगर आप रोक देते हैं और उसका काम आप किडनी से करवाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा फ्यूचर में एक बड़ा चैलेंज आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है अगर इस तरह की लाइफस्टाइल हो तो एक जो आपके शरीर को, आपकी स्थिति को, आपके स्वास्थ्य, रोग और साथ ही साथ आपके ऑक्यूपेशन को के साथ आपकी जो प्रक्रिया वो अच्छा से जो समझ सके, ऐसे प्राकृतिक चिकित्सक से संपर्क करिए जो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे और आपकी किडनी को हेल्थ को ठीक रख पाए। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर किडनी के हेल्थ को आप नहीं स्वीकार करते, नहीं समझते हैं, तो या इस पर ध्यान नहीं देते कि एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी बीमारी को ले आ सकती है। तो ये गया कि आप पानी को कैसे यूज़ करेंगे आपके शरीर के अंदर। और एक चीज़ जो हम लोग इसमें करते हैं, जब आप पूरे प्रक्रिया में जो हमने डेली लाइफस्टाइल में है, एक प्रक्रिया है कि भारतीय परंपरा, चूँकि हम कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर कि भारतीय परंपरा वर्सेस कीच है, लेकिन हम जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हमने कुछ चीज़ों को जो बहुत वैज्ञानिक है, जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है, उसको हमने बैकवर्ड या पिछड़ापन करके उसको टैग लगा के उसको साइड किया। अब आप खड़े खड़े खाते हैं, तो जाहिर है कि जब आप खड़े खाते हैं, और परंपरा में बैठ के खाने की है, जब खड़े खाते हैं तो जाहिर है जब खाना खाते हुए खड़े हैं तो एक तो पहला है कि आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है वो पूरा स्ट्रेच आउट है, और जब बैठ के खाते हैं तो आराम से एब्डोमिनल मसल्स नॉर्मल कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेच आउट नहीं, क्योंकि जब खड़े होंगे तो आपके पोस्चर को मेंटेन करने के लिए एब्डोमिनल मसल्स एक प्रेशर लेती है, यही रहती है कि आप सीधे खड़े हो पाए। तो एब्डोमिनल मसल्स को उस समय हम अलग एक प्रेशर या काम में देते हैं, और वो उस समय अगर आप उसमें खाना डालते जा रहे हैं, जब मसल्स एकदम स्ट्रेच आउट है और उसमें उसको खाना डालते जाते हैं, तो वो एब्डोमेन मसल्स को प्रेशर देके वो ज़्यादा और ज़्यादा लूज होता है, इसलिए एब्डोमिनल मसल्स और ज़्यादा आपके लूज होते हैं और बेली फैट लगता है कि आपके पेट निकल गई। तो ये अगर आप खड़े खड़े खाते हैं वो है। बैठ के जब खाते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स नरम रहती है और कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा संकुचित रहती है, तो आप पेट में ज़्यादा खा नहीं पाते। बैठ के करते हैं तो आप भूख से ज़्यादा ले भी नहीं पाते, क्योंकि बैठ के करते हैं तो जगह कम होती। दूसरी बात है कि जब आप खड़े होके खाते हैं तो जाहिर बात है कि ब्लड सर्कुलेशन, जो पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन, जब आप बैठ के खाते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब बैठ जाते हैं तो वो आप हॉरिजॉन्टल होते हैं, उसके बाद बॉडी वर्टिकल है, यानी पेट और पैरों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं रहती, और वेन्यूल्स जो भी ब्लड वहाँ के होते हैं उतने ज़्यादा वहाँ पे रहते नहीं हैं, वो ऊपर आराम से आ जाते हैं। लेकिन जब खड़े होके आप करते हैं और जब भी आप खाना खाते हैं तो डाइजेशन के लिए ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा पेटों की तरफ जाता है, लेकिन उस समय पैरों से ऊपर ब्लड ले आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी जो वाल्व है उनको एक्टिव काम करना पड़ता है, और बॉडी पैर खड़ा है, शरीर खड़ा है, तो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ भी ब्लड ले आना है, यानी उस मसल्स को भी उस समय ब्लड देना है और डाइजेशन को पेट में भी पहुँचाना है। तो और जब आप बैठ के खाते हैं तो वहाँ मूल काम हो जाता है कि हम पेट पे ही देना है, तो आप आराम से पेटों पे वो ब्लड सर्कुलेशन, ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होते हैं तो डाइजेशन ठीक से होती। खड़े खड़े खाएंगे तो डाइजेशन ठीक से नहीं होती।
और एक बात है कि हमारी परंपरा में जब भी खाते समय एक होना चाहिए कि आप मानसिक रूप से शांत रहें। तो मानसिक अगर शांत है तो आपकी सांसें शांत हैं, और सांस अगर नॉर्मल है तो आपके शरीर के अंदर सारी प्रक्रियाएं नॉर्मल चल रही है, और शरीर के हर अंग में अगर नॉर्मल सांस चल रही है तो आपके शरीर में हर जगह पे नॉर्मली ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो आप हर प्रक्रिया नॉर्मल हो रही है। हार्ट आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में है, प्रेशर अगर तो प्रेशर भी नॉर्मल है। हमारी परंपरा में है कि हम जब भी घर से बाहर बाहर से आते हैं तो जूते चप्पल की अवस्था घर के बाहर ही रख ली जाती है। क्यों? क्योंकि जूते चप्पल कहीं भी हो, उसके अंदर हम पैर डाले हैं तो उसके अंदर एक उसका दबाव है, और वो कहीं ना कहीं हमारे पैर को बांधे रहता है। हम सॉक्स या मोजे पहनते हैं, वो भी हमारे पैर को बांधे रहता है, या उसके अंदर एक टेम्परेचर हीट पैदा करता है, यानी हम नॉर्मल टेम्परेचर से हमारे शरीर को थोड़ा बहुत वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आज हम लोग उसी परंपरा में रहते हैं, हालांकि खाना भी हम लोग चेयर पे बैठ के खाते हैं। ज़मीन पे बैठ के खाने से बहुत सुविधा है, लेकिन अगर किसी का सुविधा है तो चेयर पे बैठे, लेकिन बेहतर हो कि वो करे। लेकिन जूते और मोजे जब पहन के हम खाते हैं तो अंदर नीचे ही हमने ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड के जो वेसल्स है उसको तो हमने मोजे से जूते से प्रेस तो किया ही, वहाँ पे एक एक्सटर्नल हीट भी तैयार कर दी। जबकि हम खाना खाते तो हमें चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में ब्लड हो, यानी हार्ट एकदम नॉर्मल है, और हार्ट जब नॉर्मल करेगी तो चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा, शरीर का तापक्रम नॉर्मल होगा। इसलिए हमारी परंपरा में है कि जब खाने के पहले जो भी आता है पहले हाथ और पैर धोते हैं। और हाथ पैर धोने का मतलब है, अगर ठंडे पानी से हाथ और पैर धोते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, और फिर जो भी अंदर जो हीट पैदा हो रही थी और जो डिस्टर्ब कर रही थी, ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट डाल रही थी, वो ठंडे पानी को डालने से आप स्वतः ही आरामदायक पहुंच जाते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाती है, सांसें नॉर्मल हो जाती है। और जब सांसें नॉर्मल हो जाती है तो आपके थॉट प्रोसेस भी नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि आप चिंता मुक्त हो जाते हैं, और तब आप जब खाने बैठते हैं तो वो भोजन के साथ आप संबंध बनाते हैं। और वो भोजन जब जाती है, चूंकि माइंड शांत रहता है, तब आपके हार्मोनल सिक्रीशन या जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका सिक्रीशन नॉर्मल होता है, और आप भोजन का पूरा पूरा शरीर के लिए उपयोग कर सकते हैं। यानी भोजन सिर्फ भोजन ही करना नहीं, भोजन करते समय मानसिक शांति जरूरी है, ताकि आपके अंदर कोई और थॉट प्रोसेस नहीं हो। अगर और कोई थॉट प्रोसेस है तो आपकी मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट करेगा, आपके डाइजेशन पर इफेक्ट करेगा, आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन आ सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ आ सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप सांसों को ठीक करें। सांसों को ठीक करने के लिए है कि आप हार्ट के सर्कुलेशन को ठीक करें, हार्ट पे प्रेशर ना दें। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि हमने हाथ पैर को धो लिया, यानी हमने बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन को ठीक किया, हार्ट नॉर्मल में आया, फिर ब्रीदिंग नॉर्मल हुई तो फिर हमारे थॉट प्रोसेस ठीक हुए, मेंटल कामनेस आई, उसके बाद बैठ के हमने खाना खाया, और इस तरह से हम बहुत ही स्वस्थ कंडीशन में रह गए। ये चीज़ें अगर हम मेंटेन करते हैं, ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैकवर्डनेस और गंवारपन मान के सोच छोड़ दिए हैं। इसलिए ये आज आपके साथ भी सवाल है कि जब हम इस पूरी प्रक्रिया को अगर बैकवर्डनेस बोलते हैं तो हमारे लिए पहला सवाल है, और ये आज का सवाल है जिस पर आपको रिस्पॉन्स है, कि हम इस सोच की वजह से हम आगे बढ़े हैं या पीछे बढ़े हैं, या हमारा पिछड़ापन, हम कितना अपने पिछड़ेपन से आगे बढ़े हैं, या हमने एडवांसमेंट के नाम पर अपनी कुछ चीज़ों को सचमुच हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। और इसकी व्याख्या आप करिए अपने अपने तर्क पे कि हमने इस चीज़ों को हमने मानसिक स्तर पे हम कितने एडवांस हुए हैं या गुलाम बने हैं, ये आपको इस पर आकलन करना है। कि जब हम इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन से निकाल दिए हैं, इसलिए भी कि धीरे धीरे बदलाव इस तरह किया गया कि हम हर आदमी उसके आदी हो गए। लेकिन अगर मानसिक स्तर से इस चीज़ को हम एकदम स्वस्थ और सही स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब हम अपनी परंपरा को फेस नहीं करना चाहते हैं, या अपनी परंपरा को हम गलत मानते हैं। इस पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है कि आपको देना है। दूसरा मेरा सवाल है कि अत्यधिक पानी कब पीना चाहिए, और तीसरा जो मेरा
सवाल जो महत्वपूर्ण है कि शौच के लिए आइडियल टाइम क्या है। तो ये था आज का हमारा, यूं कह दे कि प्रिवेंटिव केयर ऑफ वैदिक नेचर क्योर, या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या लाइफस्टाइल मैकेनिज्म ऑफ वैदिक नेचर क्योर, कि हमारी वैदिक परंपरा की जो लाइफस्टाइल रेगुलेशन है, लाइफस्टाइल हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, वो प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर के लिए भी ज़रूरी है। इसका हमने छोटे से में समझाने की कोशिश की है। और भी कई चीज़ें हैं जो हमारे ये में हैं। तो आज के एपिसोड में इतना है। अगले एपिसोड में इसी चीज़ का हम लोग दूसरे पार्ट में आएंगे कि वैदिक नेचर क्योर का जो लाइफस्टाइल वे और प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर, उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम नहीं मानते और वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का एपिसोड कैसा लगा, इस पे अपनी राय दीजिए, 3 सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि उसी के आधार पे आपके सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगी। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने भी सोशल मीडिया है या अपने जो भी आपके स्टोरीज़ हैं, स्टेटस है, उसमें इसको लगाएं और लोगों तक ज़्यादा तक पहुंचाएं, ताकि आपकी भी पहुंच लोगों तक बढ़े और इस विधा के माध्यम से पहुंच बढ़े और इस विधा के प्रति विश्वास के माध्यम से आप लोगों को बढ़े। और तो इसको शेयर करिए। और एक सूचना दे दें कि 13 और 14 जुलाई 2024 को मैं दिल्ली में उपस्थित रहूंगा एक बहुत बड़े योगासन प्रतियोगिता और राष्ट्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा विमर्श पर मैं भाग लूँगा। 13 जुलाई को योग और वह प्राकृतिक चिकित्सा का राष्ट्रीय विमर्श है और इस पर एक राष्ट्रीय प्रारूप भी बनाया जाएगा, ताकि जो भी इस विधा से जुड़े हैं वो राष्ट्रीय प्रारूप क्या है और वो क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं देश के लोगों के प्रति और स्वास्थ्य सुधार में। तो उसमें जो लोग भी जुड़ना चाहें वो भी संपर्क कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा आयोजन है राष्ट्रीय स्तर पर। तो अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे भी मुझसे मिलना चाहते हैं तो वहाँ मुलाकात हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए और एक बार अपने दैनिक जीवन पे थोड़ा सा नज़र डालिए, अवलोकन करिए और देखिए अगर कुछ वहाँ बदलाव ला सकते हैं तो ज़रूर बदलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।